तो आइए दोस्तों, आज हमारे बिजनेस स्टडीज रिवीजन सीरीज का चैप्टर 2 हम लोग शुरू करेंगे, जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। राइट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर हमारे पास इसकी वेटेज है 6 to 8 मार्क्स। अब आपको क्या करना है, जिस तरीके से आप मेरी वीडियो से पढ़ते हैं, जो भी राइटर आपके पास है उस राइटर की बुक आप पहले ओपन कर लीजिए और अपने आप जहाँ भी आप बैठे हैं वहाँ पे आप जहाँ जहाँ जिस तरीके से मैं आपको गाइड करूँगा उस तरीके से आप बुक पढ़ेंगे। वीडियो को पॉज कर करके पढ़ेंगे, पूरी वीडियो देखने के बाद पढ़ेंगे, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। राइट, विदाउट वेस्टिंग एनी सेकेंड, लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 2, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। पहले मैं इसका ओवरऑल बैकग्राउंड बताता हूँ आपको। चैप्टर नंबर 2 में हमें पढ़ना क्या है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हमें पढ़ाता है कि मैनेजमेंट जो एक कला है, पीछे हमने पढ़ा था मैनेजमेंट एक साइंस भी है और मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है, सबके लक्षण मैनेजमेंट में है। तो प्रिंसिपल्स कहता है कि कुछ नियम कानून हमें फॉलो करने पड़ते हैं। जो कुछ हमारे फिलोसोफर्स हैं उन्होंने हमें कुछ प्रिंसिपल दिए, कुछ साइंटिफिक प्रिंसिपल दिए गए, कुछ जनरल प्रिंसिपल दिए गए। तो हमारे सिलेबस में दोस्तों 2 लोगों के प्रिंसिपल हैं। पहला है हमारे पास F.W. टेलर और दूसरा हमारे पास है हेनरी फ्योल। तो अभी हम उनके प्रिंसिपल पढ़ेंगे। कैसे याद करेंगे? सारे प्रिंसिपल आपको टिप्स पे याद हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है इस वीडियो के बाद। F.W. टेलर ने हमारे पास 4 क्या दिए हैं, प्रिंसिपल्स दिए हैं और 4 क्या दिए हैं, टेक्निक। और हेनरी फ्योल ने हमारे पास 14 प्रिंसिपल दिए। तो कैसे याद रहेगा? हेनरी फ्योल मतलब 14 प्रिंसिपल दिए। कितने प्रिंसिपल हैं, 1 by 1 देखेंगे। तो फटाफट आप अपनी मीनिंग पे आइए। अगर आपको मेरे नोट्स से पढ़ना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मैं चैप्टर नंबर 2 के नोट्स अटैच कर दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। राइट, चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम आइए, मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर ब्रॉड जनरल गाइडलाइन फॉर मैनेजर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर। मीनिंग कोशिश कीजिए आप लर्न करने की। बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स में आप मोस्टली पूछते हैं कि क्या हम इसको अपने आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं, क्या हम बना के लिख सकते हैं, लर्न करने की ज़रूरत है। तो मैं आपको बता दूं, 10th में आपने हिस्ट्री पढ़ी थी, तो हिस्ट्री में कुछ चीज़ें हमें लर्न करनी पड़ती हैं और कुछ चीज़ें आप अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हो। तो बिजनेस स्टडीज में भी ऐसे ही रखना है आपको। डेफिनेशन को कोशिश कीजिए लर्न करने की, पॉइंट्स में आप हेडिंग याद कीजिए और अंदर जो मैटर है वो आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेस पे बना के लिख सकते हो। राइट, तो मैंने क्या पढ़ाया, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है? ब्रॉड जनरल गाइडलाइंस है, एक गाइडलाइन जिसको मुझे फॉलो करना चाहिए। जैसे कोविड के टाइम पे क्या आई थी, गाइडलाइन आई थी, क्या पहनना चाहिए, क्या नहीं पहनना चाहिए, कितना डिस्टेंस रखना चाहिए, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। तो दिस वाज द गाइडलाइन। तो टाइम टू टाइम मैनेजमेंट की भी गाइडलाइंस हमें फॉलो करनी पड़ती है। उन्हीं को हम मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स कह रहे हैं। और जिनसे क्या हेल्प मिलती है, वो हमें डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं। वो हमें क्या करते हैं, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं कि जब हम कल के दिन कंपनी को चलाएंगे, कल के दिन हम कंपनी के मैनेजर होंगे, तो हम किस तरीके से कंपनी को चलाएंगे। राइट, आइए दोस्तों, नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट याद कीजिए, मैंने चैप्टर 1 पढ़ाया था आपको, तो मैंने कहा था फीचर्स, प्रोसेस, इंपॉर्टेंस, ये बार बार आएगा, हर चैप्टर में आएगा। तो आपको ऐसा लगे कितने फीचर याद करूं, कितनी इंपॉर्टेंस याद करूं। तो मैंने कहा था जब आप रिवीजन करो तो एक नोटबुक में ही सारे पॉइंट्स लिख लो, मैनेजमेंट के फीचर्स, ऑर्गेनाइजेशन के फीचर्स, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के फीचर। फिर उसमें जो कॉमन पॉइंट्स होंगे, लगेगा आपको 2-3 पॉइंट क्या है कॉमन, तो आपको 5 या 6 पॉइंट याद करने, वो आपको एग्जाम में लिख देंगे। राइट, चलिए, तो पहला फीचर ऑफ मैनेजमेंट क्या है, देखिए बुक में जनरल गाइडलाइन है। मैंने डेफिनेशन पढ़ाई थी आपको। जनरल गाइडलाइन का मतलब क्या होता है, ये ऐसी गाइडलाइन है अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो ऐसा नहीं कि आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। राइट, किसी भी स्कूल में आप जाते हो, हर स्कूल के अपने लॉज होते हैं, हर स्कूल के अपने प्रिंसिपल होते हैं, प्राइवेट स्कूल के अपने नियम होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल के अपने नियम होते हैं, है ना। किसी के नियम सख्त होते हैं, किसी के नियम लिबरल होते हैं। तो जनरल गाइडलाइन का मतलब होता है आप अपने हिसाब से उनको फॉलो भी कर सकते हैं और उनको आप टाइम टू टाइम उसको ना फॉलो करेंगे तो भी चलेगा। आप अपने प्रिंसिपल खुद डिजाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दूसरा फीचर है फॉर्म बाय एक्सपेरिमेंट एंड प्रैक्टिस। याद कीजिए, मैंने पढ़ाया था मैनेजमेंट एज अ साइंस, वहां पढ़ाया था साइंस का फीचर क्या होता है, वो एक्सपेरिमेंट के थ्रू डिराइव होता है, वो प्रैक्टिस के थ्रू डिराइव होता है। ठीक है ना। चंद्रमा कैसा है, चंद्रमा कितनी दूर है, वो मैं और आप नहीं बता सकते। वहां स्टडी करने के लिए नासा के वैज्ञानिक, इसरो के वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। यानी किसी चीज पर जब रिसर्च होगी तब थ्योरी निकल के आएगी क्या चीज कैसी है।
तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट भी कैसे पता चलेंगे, जब आप उस पर काम करोगे, जब उस पर लागू करोगे। आपके फादर को जितना एक्सपीरियंस है आपको नहीं, क्योंकि उन्होंने उन चीज़ पर प्रैक्टिस करी है, उनको नॉलेज है, उन्होंने उस चीज़ पे बहुत सारा टाइम दिया है। जो आपको नॉलेज है वो आपके यंगर ब्रदर को नहीं है, यंगर सिस्टर को नहीं है। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट भी कैसे होते हैं, एक्सपेरिमेंट के थ्रू डिजाइन किए जाते हैं, राइट, ओवरनाइट डिजाइन नहीं होते। नेक्स्ट दोस्तों कॉन्टीजेंट, और इसको मैं बुक से पढ़ाऊंगा, आपकी बुक में कॉन्टीजेंट का पढ़ोगे तो एक कंफ्यूजिंग पॉइंट है। तो कॉन्टीजेंट वाला मेरे साथ साथ पढ़िए अपनी बुक में। इसमें लिखा हुआ देखिए, मेरे नोट्स में लिखा हुआ है, द एप्लीकेशन ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल इज कंटीजेंट डिपेंडेंट अपॉन, अंडरलाइन करेंगे मेन वर्ड, डिपेंडेंट अपॉन द प्रिवेलिंग सिचुएशन एट अ पर्टिकुलर टाइम। द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल हैज टू बी चेंज एज पर रिक्वायरमेंट। कॉन्टीजेंट का मतलब होता है ऐसा नहीं है कोई नियम आपने बना लिया उसको रिजिडली फॉलो करना, जैसा नियम एक बार बनो तो कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। नियम में हम टाइम टू टाइम क्या करते हैं, ढील बरतते हैं, उसमें नरमी लाते हैं। जैसे वाले सरकार नोटबंदी लाई तो सख्त रवैया अपनाया, धीरे धीरे सरकार ने लोगों को टाइम बढ़ाया और लोगों को आज़ादी दी। 2000 के नोट बैन होने वाले, तुरंत बैन नहीं हुए, स्ट्रिक्ट रूल है लेकिन लिबर्टी के साथ, ठीक है। जीएसटी लाया गया, बहुत ज़्यादा करप्शन था पुराने सिस्टम में, तो जीएसटी लॉ के आने के बाद क्या हुआ, सिस्टम को ईजी किया गया। तो कॉन्टीजेंट का मतलब होता है जिस नियम को हम टाइम टू टाइम समय के हिसाब से क्या कर सकें, चेंज कर सके। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए बताओ, कॉन्टीजेंट होना चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों फ्लेक्सिबल, नाम से पता चल रहा है, फ्लेक्सिबल का मतलब होता है जिसको मैं अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकूं, ढाल सकूं। ऐसा नियम नहीं बनाना मुझे अपने ऑफिस में, अपने ऑर्गेनाइजेशन में, जिससे मेरे एम्प्लॉय फॉलो ना कर पाए। याद होगा आपको, मैंने एक चैप्टर में पढ़ाया था आपको कि जब हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जब हम ऐसा प्रिंसिपल बना देंगे, जब ऐसे नियम बना देंगे, मैंने पढ़ाया था आपको ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, उसमें 3 ऑब्जेक्टिव पढ़ाए थे, याद कीजिए, सोशल, ऑर्गेनाइजेशनल, पर्सनल। तो पर्सनल में मैंने बताया था कि अगर एम्प्लॉयज को आप अच्छा एनवायरनमेंट दोगे, अच्छा एटमॉस्फेयर दोगे काम करने के लिए, तो एम्प्लॉय के मन में कभी भी नौकरी छोड़ने का विचार नहीं आएगा, वो आपकी कंपनी में ही रहेगा। इसका मतलब कंपनी के रूल्स रेगुलेशन से वो क्या है, वाकिफ है, कंफर्टेबल है। लेकिन अगर आप रूल को फ्लेक्सिबल नहीं करोगे, रिजिड बना दोगे, तो एम्प्लॉय हो सकता है कि जल्दी जल्दी आपकी कंपनी को छोड़े। नेक्स्ट दोस्तों यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, ये तो आपको पता होना चाहिए। कोई भी प्रिंसिपल होता है तो प्रिंसिपल तभी माना जाता है जब वो यूनिवर्सल एप्लीकेबल, मतलब जैसा प्रिंसिपल दिल्ली में वैसा प्रिंसिपल पंजाब में, जैसा प्रिंसिपल जम्मू कश्मीर में, जैसा अरुणाचल प्रदेश में, जैसा इंडिया में वैसा पाकिस्तान में, मतलब यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी होनी चाहिए। तो जो अभी हम पढ़ेंगे फेयोल और टेलर के, उनके प्रिंसिपल आप किसी भी बिजनेस में लगाएंगे आपको रिजल्ट अच्छा ही मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो एक और पॉइंट है अभी हमारे पास, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, इसको मैं पढ़ाऊंगा, मेरे साथ साथ बुक में पढ़ेंगे आप, बुक में देखिए। The principle of management establish a relationship between cause and effect. They tell the managers if a particular principle is applied in a particular situation, what may be its effect likely. प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या कहता है कि अगर आप इस प्रिंसिपल को अप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, अगर इस प्रिंसिपल को वायलेट करोगे तो क्या मिलेगा। जैसे घर में हमें सिखाया जाता है झूठ बोलना गलत, सही बोलना अच्छी चीज है, और ये बात भी सही है, क्योंकि आप खुद देखोगे एक झूठ बोलने के लिए, एक सच को छुपाने के लिए हमें कई झूठ बोलने पड़ते हैं। इससे अच्छा अगर हम सही बात बोल देते तो हमें ज्यादा कहानी, ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं, राइट। इसका मतलब हर चीज का कॉज एंड इफेक्ट है। इफ देयर इज अ नेगेटिविटी, देयर इज सम हिडन नेगेटिविटी, टू मेनी नेगेटिविटी। एक नकारात्मकता के पीछे कई सारी नकारात्मक शक्तियां हैं। इसका मतलब हर चीज का कॉज एंड इफेक्ट हमारे पास होता है। नेक्स्ट दोस्तों बिहेवियरल, बिहेवियरल का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट किसी पे दबाव डालने के लिए नहीं है, किसी पे फोर्स करने के लिए नहीं है, लोगों के काम करने के तरीके को इम्प्रूव करने के लिए, लोगों की थिंकिंग को इम्प्रूव करने के लिए। जब आप स्कूल जाते हो आपको टाइम पता है कितने बजे मुझे पहुंचना है, कितने बजे मेरा ब्रेक होगा, कितने बजे मेरे पीरियड होंगे, कितने बजे मेरा स्कूल का ऑफ होगा। यू आर वेल एस्टैब्लिश, यू आर वेल डिसिप्लिन जब आप स्कूल लाइफ में रहते हो। जब आपकी स्कूल लाइफ खत्म होती है, कॉलेज लाइफ शुरू होती है, आप लेट जा सकते हो, कॉलेज बंक भी कर सकते हो, है ना। मतलब उतनी कैजुअल, उतनी सीरियसली हम स्टडी भी नहीं करते, वी बिकम सम कैजुअल नेचर हमारा हो जाता है। इसका मतलब थोड़ा इनडिसिप्लिन नेचर हमारे अंदर आता है। व्हेन वी स्टार्टेड गोइंग ऑफिस, फिर हमारे अंदर क्या आता है, डिसिप्लिन आ जाता है। यानी इनडिसिप्लिन तरीके से आपकी ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट किस लिए बनाए जाते हैं, बिहेवियरल एस्पेक्ट को बनाने के लिए, ताकि लोगों के हम एटीट्यूड को चेंज कर सके, पॉजिटिव एटीट्यूड ला सके, राइट। तो यहाँ तक मैंने आपको 2 चीजें पढ़ाई, एक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और एक क्या पढ़ाया मैंने आपको,
मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। पहले आप यहाँ तक पढ़ लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास देखिए दोस्तों, सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, पूरे 12 चैप्टर में हमारे पास सिग्निफिकेंस वर्ड जो है सिर्फ इस चैप्टर में यूज हुआ है। तो 90% ऑफ स्टूडेंट गेट कंफ्यूज इन एग्जाम कि सर सिग्निफिकेंस क्या होता है। फीचर्स आपने पढ़ा होता है, इंपॉर्टेंस आपने पढ़ा होता है, प्रोसेस आपने पढ़ा होता है, बट ये सर सिग्निफिकेंस क्या है। तो इसीलिए मैंने नोट्स में लिख दिया है सिग्निफिकेंस स्लैश इंपॉर्टेंस। सिग्निफिकेंस का मतलब ही इंपॉर्टेंस पूछा जा रहा है, तो अगर आपकी बुक में सिग्निफिकेंस लिखा है तो वहां पे इंपॉर्टेंस लिख लीजिए कि इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हमारा टॉपिक आता है। और अब देखिए इसके इंपॉर्टेंस, पहला देखिए, प्रोवाइड यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। देखिए प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस ये है कि अगर आप कोई भी चीज हुक एंड क्रुक करते हैं, मतलब कोई भी चीज आपने कोई भी चीज अप्लाई किया तो उसका रिजल्ट भी क्या होता है आपको नहीं पता, उसका पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। यानी कोई रैंडम चीज अगर आप करते हैं तो उसका रिजल्ट भी क्या होगा, रैंडम होगा, राइट। तो ऐसा ना हो। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट मैंने बताया एक्सपेरिमेंट के थ्रू बनते हैं, प्रैक्टिस के थ्रू बनते हैं। तो प्रिंसिपल को भी आपको कैसे अप्लाई करना है, यूजफुल इंसाइट जो हमें प्रोवाइड करते हैं, जो हमें पता है रियलिटी क्या है, जिसको जान हम पहले ही समझे कि ये प्रिंसिपल उन्होंने अप्लाई किया था, उनको ये रिजल्ट आया था, तो हमें भी यही प्रिंसिपल अप्लाई करने। तो पहला इंपॉर्टेंस हो गया। दूसरा, इस पॉइंट पे लिखिए, कॉमन पॉइंट आने वाला है, ये आप किसी की इंपॉर्टेंस में लिख सकते हो। दूसरा है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, और वहां पे लिखिए बुक में 3M। 3M का मतलब क्या होता है, मैन, मनी, मशीन। तो हमारे पास बिजनेस में 3 रिसोर्स होते हैं जिसका हम बेटर यूज करना चाहते हैं। किसका, मैन मतलब लेबर, मनी मतलब पैसा, और मशीन मतलब एसेट्स, राइट। तो अगर आपको अपने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फॉलो अगर आप करते हो तो आप अपने रिसोर्सेज का बेटर पूरी तरीके से यूज कर सकते हो। नेक्स्ट दोस्तों, साइंटिफिक डिसीजन। अगर आप कोई कंपनी में प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अप्लाई करते हो तो आपके जो डिसीजंस होंगे वो एक नॉर्मल डिसीजन नहीं होंगे, वो एक साइंटिफिक डिसीजन होंगे कि यस उसको करने के बाद ये रिजल्ट आता है, राइट। नेक्स्ट, फोर्थ, मीटिंग चेंजिंग एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट। आज चैप्टर हम पढ़ेंगे इसके बाद बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा होता है, डायनामिक इन नेचर होता है। तो याद कीजिए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट मैंने पढ़ा था आपको, मैनेजमेंट उसमें पढ़ाया था मैंने फीचर्स। तो मैनेजमेंट कैसा होता है, डायनामिक इन नेचर। तो देखिए पॉइंट फिर से आ गया क्या, अब जब बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा है, डायनामिक, तो आपके प्रिंसिपल क्या हेल्प करते हैं, आपके प्रिंसिपल हेल्प करते हैं मीटिंग चेंजिंग एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट। जैसे एनवायरनमेंट बदलेगा आप उसके हिसाब से अपना प्रिंसिपल बदल दीजिए। 2021 में कोविड आ गया तो स्कूल में प्रिंसिपल चेंज कर दिए गए, प्रिंसिपल रूल चेंज कर दिए गए। ऑनलाइन क्लास होगी, वीक में एक दिन आना है आपको, ऑनलाइन टेस्ट होगा, मास्क कंपलसरी होगा, डिस्टेंस मेंटेन होगा, है ना। तो ये तरीके क्या है, जैसा एनवायरनमेंट होगा हम अपने प्रिंसिपल को उसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। याद कीजिए 3 ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट के, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल और पर्सनल, राइट। तो मैंने आपको बताया था सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो यहाँ पे भी अगर आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करना चाहते हैं तो वो तभी पूरी कर पाएंगे जब आप प्रिंसिपल के थ्रू काम करेंगे, एक नियम के तहत काम करेंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हेल्प करते हैं टू प्रोवाइड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट दोस्तों, मैनेजमेंट ट्रेनिंग। मैनेजमेंट ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है, हर एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दी जाती है, तभी आप एम्प्लॉय से काम ले सकते हो। ये हम चैप्टर पढ़ेंगे, नोट कीजिए वहाँ पे स्टाफिंग, वहाँ पे लिखिए स्टाफिंग। स्टाफिंग चैप्टर में हम पढ़ेंगे ऑन द जॉब ट्रेनिंग और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। मैनेजमेंट क्या करता है, एम्प्लॉयज को ट्रेन करता है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग में क्या होता है, एम्प्लॉय काम भी करता है और लर्न भी करता है, अर्न भी करता है। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग क्या होता है, पहले आप लर्न कीजिए फिर आप अर्न कीजिए। दिस इज 2 मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। ये मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। फटाफट एक बार देख लीजिए कितने पॉइंट थे। पहला, प्रोवाइड यूजफुल इंसाइट्स। दूसरा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तीसरा, साइंटिफिक डिसीजन। फोर्थ, मीटिंग चेंजिंग एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट। फिफ्थ, फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड नेक्स्ट, मैनेजमेंट ट्रेनिंग। मैनेजमेंट ट्रेनिंग मैंने बताया आपको ऑन द जॉब ट्रेनिंग या ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। तो यहाँ पे हमने सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट कंप्लीट किया। अब आप एक बार डिटेल से अपनी बुक से पढ़िए, देन विल प्रोसीड, राइट। नेक्स्ट दोस्तों, अब आइए आप बुक में फ्यूल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, और जहाँ पे फ्यूल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हेडिंग बुक आपके शुरू होती है वहाँ पे लिख लिए श्योर केस स्टडी।
मैं आपको बता दूं ये चैप्टर 100% केस स्टडी के लिए बना हुआ है, क्योंकि इसमें 14 क्या है प्रिंसिपल्स हैं किसके, फ्यूल के, 4 प्रिंसिपल किसके हैं, टेलर के, और 4 टेक्निक किसकी है, टेलर की। तो कभी आपसे एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा 4 टेक्निक बताओ, 4 प्रिंसिपल बताओ, 14 प्रिंसिपल बताओ, वो पहले आता है जब केस स्टडी नहीं आती। अब केस स्टडी आ रही है तो आपसे ये पूछा जाएगा कि कौन सा इसमें प्रिंसिपल लगाया गया है, ध्यान सुनिए, और कौन सा प्रिंसिपल इसमें वॉयलेट हुआ है गिवन बाय फ्यूल और टेलर। तो इसमें शॉर्ट केस स्टडी आएगी, कौन सी आएगी ये मुझे भी नहीं पता, इसका कैसे करना होगा वो मैं आपको बता देता हूँ, राइट। चलिए, तो हल्का सा बैकग्राउंड आपकी बुक में FW टेलर का होगा, वो आप पढ़ लेना, नॉट सो रेलेवेंट। हल्का से इतना मैं बता देता हूँ आपको, जो FW टेलर थे उनका जन्म तुर्की में हुआ, उनकी जो डेथ हुई 1925 में पेरिस फ्रांस में हुई, और वो एक फ्रांस में मैनेजमेंट एम्प्लॉई थे जिन्होंने प्रिंसिपल बनाया। ये एक टॉप लेवल के एम्प्लॉई थे, इसलिए इनके जो प्रिंसिपल्स हैं दोस्तों वो मैनेजमेंट के लेवल के एम्प्लॉई पे लगते हैं। जब हम टेलर के प्रिंसिपल पढ़ेंगे तो उनके प्रिंसिपल जो है शॉप फ्लोर फैक्ट्री लेवल, मतलब लेबर के ऊपर उन्होंने प्रिंसिपल लगाया कि कैसे आप लेबर से मैक्सिमम काम करा सकते हो, मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हो, राइट। इतना बहुत है FW टेलर के जानने के लिए। अब आइए प्रिंसिपल नंबर फर्स्ट given by Fayol, and let me tell you these principles are general principle। टेलर के प्रिंसिपल साइंटिफिक प्रिंसिपल है, साइंटिफिक, और इनके प्रिंसिपल कैसे हैं, जनरल। तो जनरल प्रिंसिपल का मतलब होता है जब मैं प्रिंसिपल पढ़ाऊंगा तो आप लगा हाँ ऐसा ही होना चाहिए, बात बिल्कुल सही है, जैसे घर में बोलते हैं झूठ नहीं बोलना चाहिए, सही बात है, सबको पता है ना, बड़ों से नहीं लड़ना चाहिए, सबको पता है, राइट। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, जनरल प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्योल। पहला प्रिंसिपल देखिए, डिवीजन ऑफ वर्क एंड स्पेशलाइजेशन। प्रिंसिपल आसान है, जब भी कोई काम आए, असाइनमेंट आए, काम को बांट दो, और काम को ऐसे बांटो कि कम समय में मैक्सिमम रिजल्ट आ सके। डिवीजन ऑफ वर्क से क्या होता है कि आपका काम डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जो जिसमें एक्सपर्ट है वो उस काम को करे तो रिजल्ट अच्छा आएगा। जैसे स्कूल में क्या होता है, बिजनेस स्टडीज की अलग टीचर, अकाउंट्स की अलग टीचर, इकोनॉमिक्स की अलग टीचर, राइट। 10th तक जब आप पढ़ते थे तो होता था कुछ टीचर 2 सेट पढ़ा लेते थे, 5th तक क्या होता था 8 या 7 पढ़ाते थे। यानी जैसे जैसे लेवल बढ़ता चला गया स्पेशलाइजेशन आती चली जाती है, और काम को कैसे कहता है, फ्यूल के बताए हुए मेथड से किया जाता है, राइट। फर्स्ट प्रिंसिपल इज डन। नेक्स्ट दोस्तों, अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पे लिखिए ऑर्गेनाइजेशन। जो मैं आपको कह रहा हूँ अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको, मैंने पहले भी कहा था, आपको 12 चैप्टर एक चैप्टर में जाएंगे, सारे चैप्टर एक जैसे ही हैं। तो अथॉरिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी के ब्रैकेट में क्या लिखना, ऑर्गेनाइजेशन। क्यों, ये जो टॉपिक है अथॉरिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर में डिटेल से आएगा। आप समझते हैं व्हाट इज अथॉरिटी एंड व्हाट इज रेस्पॉन्सिबिलिटी। मुझे आपके पेरेंट्स से जिम्मेदारी दी है कि मैं आपको पढ़ाऊं, तो मेरे पास एक अथॉरिटी है, मैं आपको डांट सकता हूँ, आपको मार सकता हूँ, आपसे मैं उम्मीद कर सकता हूँ, आपको मैं बहुत सारे वर्क दे सकता हूँ, ये मेरी अथॉरिटी है। लेकिन अगर मैं आपका टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, अगर मैं आपको वेल टीचिंग नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको संडे बुला रहा हूँ लेकिन मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, ये मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी पूरी नहीं कर पा रहा हूँ। तो जब आपके पास अथॉरिटी आती है तो उसके साथ साथ जिम्मेदारी भी आ जाती है। तो दिस इज कॉल्ड बाय वन गेट वन। मैं ऑर्गेनाइजेशन पढ़ाऊंगा आपको, बाय वन गेट वन। अथॉरिटी कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो प्रिंसिपल ये कहता है अगर ज्यादा अथॉरिटी आ जाएगी तो मिसयूज होगा, अगर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी तो काम नहीं हो पाएगा। तो इसलिए दोनों का क्या होना चाहिए, ऑप्टिमम बैलेंस होना चाहिए। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट देखिए डिसिप्लिन। इस प्रिंसिपल को मैं पढ़ा रहा हूं, आप भी बुक में देखिए। डिसिप्लिन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैनेजमेंट, डिसिप्लिन मीन्स ओबीडियंस टू ऑर्गेनाइजेशन रूल्स and employment agreement which are necessary for the working of the organization। तो मेन वर्ड अंडरलाइन कीजिए, ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स एंड एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट। देखिए क्लास के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, जैसे मान लीजिए मेरे क्लास का प्रिंसिपल है, कोशिश मैं करता हूं कि हम स्लीपर या शूज पहन के क्लास रूम में ना आए, क्लास के बाहर हम रख दें। ये एक छोटा सा प्रिंसिपल है, इनिशिएटिव है। क्लास का प्रिंसिपल है कि जब क्लास स्टार्ट हो जाती है तो आपको कोशिश करना चाहिए कि आप बातें ना करें या ड्रिंकिंग ऑफ वाटर, ईटिंग ऑफ कुछ ना करें, जो करना है पहले करें ताकि क्लास के बीच में कोई डिस्टर्बेंस ना हो। तो ये जो डिसिप्लिन है मेरे लिए भी सेम है, आपके लिए भी सेम है। मैं शूज पहन के आता हूँ, आप नहीं आते, ये गलत। कहीं भी ऐसा होता है तो ये गलत है ना। मैनेजमेंट का टाइम लंच टाइम 2 बजे है, लेबर का टाइम 4 बजे, ये गलत है। लेबर का टाइम भी सेम होना चाहिए, मैनेजमेंट टाइम भी सेम होना चाहिए। आगे पढ़ाऊंगा आपको आगे चल के। मैनेजमेंट सोचता है लेबर कुछ नहीं करता, हम कंपनी को चला रहे हैं।
लेबर सोचती है लोग हवा में बैठे रहते हैं, एसी में कुछ नहीं करते, हम पूरा दिन मेहनत करते हैं, ऐसा नहीं। कंपनी की ग्रोथ में सबका इक्वल क्या होता है, पार्टिसिपेशन होता है। इस भावना के लिए डिसिप्लिन प्रिंसिपल बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, यूनिटी ऑफ कमांड। दो प्रिंसिपल एक साथ पढ़ेंगे, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। पहला देखिए, यूनिटी ऑफ कमांड, इसको बोला जाता है वन बॉस वन हेड। अंडरलाइन करेंगे, वन बॉस वन हेड। देखिए क्या लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एन एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर इंस्ट्रक्शन फ्रॉम वन एंड ओनली वन बॉस और सुपीरियर। अब आप खुद देखिए ना, कुछ बच्चे नालायक होते हैं, वो क्या करते हैं, अकाउंट्स की क्लास ज्वाइन करेंगे, फिर उनको समझ में नहीं आएगा, फिर कहीं और ज्वाइन करेंगे, फिर कहीं और ज्वाइन करेंगे, और पूरे साल वो लोग क्या करते हैं, टीचर को टेस्ट करते हैं। अपने आप को टेस्ट नहीं कर रहे कि मैं कितना कैपेबल हूं, मुझे कहां समझ में आ रहा है, ये नहीं, टीचर को टेस्ट करेंगे और लास्ट में क्या होगा, सीबीएसई उनको नंबर देगी टेस्ट के लायक, राइट। तो ये प्रिंसिपल ये कहता है दोस्तों, वन बॉस वन हेड। आप पहले ये चूज करो मुझे किससे सीखना है, मुझे किसकी आज्ञा का पालन करना है, मुझे किससे काम कर पाऊंगा। तो इसीलिए एम्प्लॉयर को सोचना चाहिए, मालिक को, कि एक एम्प्लॉय को लिए एक बॉस ही रखा जाए। मल्टीपल बॉस से अगर आप काम कराएंगे तो एम्प्लॉय गेट कंफ्यूज हो जाएगा और काम बढ़िया नहीं होगा। नेक्स्ट दोस्तों, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, इसका नाम है वन बॉस वन प्लान। क्या कहता है प्रिंसिपल, देखिए, all the unit of an organization should be moving towards the same objective through coordinated and focused effort। सबका उद्देश्य सेम होना चाहिए। मेरा उद्देश्य क्या है, मेरे सेंटर का बेस्ट रिजल्ट आए। आपका उद्देश्य क्या है, मेरा बेस्ट रिजल्ट आए। आपका और मेरा ऑब्जेक्टिव सेम है ना, सेम ही होना चाहिए, तभी दोनों का ऑब्जेक्टिव अचीव होगा। मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, पैसे कमाना, मेरे पास खूब बच्चे आए, सेंटर मेरा फुल हो जाए, ऑनलाइन मेरी खूब क्लासेस हो, मुझे कोई मतलब नहीं किसके कितने नंबर आए। आपका क्या ऑब्जेक्टिव है, सर कहीं भी पढ़ाएं, सर किस तरीके से पढ़ाएं, लेकिन मेरे नंबर आने चाहिए। अगर ऐसा ऑब्जेक्टिव होगा कॉन्फ्लिक्टेड, तो हमारा बोथ का कॉमन ऑब्जेक्टिव नहीं है और दोनों के लिए गलत है। तो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव सेम होगा जब कौन सा प्रिंसिपल फॉलो होगा, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, राइट। नेक्स्ट प्रिंसिपल दोस्तों, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। और इसको लगाइए वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज दिस इज कंफ्यूजिंग प्रिंसिपल, क्योंकि इसमें नाम से पता नहीं चल रहा है इसके अंदर क्या लिखा हो। अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया, नाम से आप बना के लिख पाओगे अगर पेपर में आ गया तो, बट इसके अंदर क्या है आपको पढ़ना पड़ेगा। देखिए क्या कहता है प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द इंटरेस्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल मस्ट बी गिवन प्रायोरिटी ओवर द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल एम्प्लॉय इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन देम। नितिन कहता है मैं सुबह क्लास नहीं लूंगा, मैं शाम को आऊंगा। राहुल कहता है मैं दोपहर घूमने जा रहा हूँ। एक और कहता है मैं शाम को घूमने जा रहा हूँ। एक कहता है मेरे पापा का बर्थडे, मैं नहीं जाऊंगा। ये क्या? तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अगर होता है तो टीचर की बात को माना जाएगा, जो कि ऐसा ही होना चाहिए। स्कूल जो चला रहा है वो प्रिंसिपल बनाएगा। बच्चे अगर प्रिंसिपल बनाएंगे तो कितने प्रिंसिपल बन जाएंगे, जितने बच्चे स्कूल में हैं। तो फॉलो कौन सा करना है, राइट। तो जब कभी एम्प्लॉइज और किसमें कॉन्फ्लिक्ट होगा, ऑर्गेनाइजेशन के उद्देश्य में, तो हमेशा किसका उद्देश्य पहले माना जाएगा, कंपनी का क्या उद्देश्य है। मैं जॉब करता हूं, मुझे 10-10 बजे छोड़ती है कंपनी, कभी कभी 11 बज जाते हैं। इसका मतलब कंपनी में काम है, कंपनी में काम ज्यादा है तो आपका फायदा है, सैलरी आपकी बढ़ेगी, कंपनी ग्रो कर रही है। आप कंपनी से 5 बजे आए तो मतलब कंपनी के पास कोई काम ही नहीं, कंपनी के पास क्लाइंट बेस नहीं है। कंपनी के हित में आपका हित छुपा हुआ है, ये मान के चलना है। नेक्स्ट, रेम्युनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज। इस प्रिंसिपल को इंपॉर्टेंट लिखिए, रेम्युनरेशन ऑफ एम्प्लॉय। इसमें लिखा हुआ है जस्ट एंड इक्विटेबल। इसमें क्या लिखा है देखिए दोस्तों, हमें हर एम्प्लॉय को इतनी तनख्वाह देनी है जिससे उसका शोषण ना हो, जिससे उसको लगे कि यस जितने लिए मैं सक्षम हूं मुझे उतनी तनख्वाह दी जाती है। यही सबसे बड़ा रीजन है इस प्रिंसिपल को फॉलो ना करने का। रीजन है कि एम्प्लॉय किसी एक कंपनी में टिकता नहीं। मेरी ही जॉब अगर लग जाए और मैं 2 साल से वहां काम करूं, मेरी तनख्वाह ना बढ़ाई जाए, काम मुझसे ज्यादा करवाया जाए, आई विल लीव दैट ऑर्गेनाइजेशन। और यही रीजन है हर कंपनी का टर्नओवर रेशो बहुत ज्यादा है, एम्प्लॉय टर्नओवर रेशो, ठीक है। तो एम्प्लॉय छोड़े ना कंपनी, एम्प्लॉय वहां काम करे, इसलिए प्रिंसिपल बनाया गया। क्या नाम है इसका, रेम्युनरेशन ऑफ एम्प्लॉय, जिसको हम एक और वर्ड से जानते हैं क्या, जस्ट एंड इक्विटेबल। एक प्रिंसिपल और देखते हैं, फिर आप यहां तक पहले बुक से पढ़ेंगे, देन हम कंटिन्यू करें। नेक्स्ट दोस्तों, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। क्या लिखा हुआ देखिए, इसके ब्रैकेट में लिखिए ऑर्गेनाइजेशन। ये भी हम कहां पढ़ेंगे,
ऑर्गेनाइजेशन में। देखिए प्रिंसिपल क्या कहता है, सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है एक अथॉरिटी जो सबको सुपरवाइज करेगी, क्या करना है कैसे करना है वो गाइड करेगी। तो जब कंपनी छोटी है, जब ऑर्गेनाइजेशन छोटा है, जब स्कूल छोटा है, ज्यादा ब्रांचेस नहीं है, तो काम कैसे होता है, सेंट्रलाइज तरीके से। एक पर्सन होगा, सबको गाइड करेगा, सबको ऑर्डर देगा और अपने पास सारी कमांड रखेगा। लेकिन कंपनी बहुत बड़ी हो गई, ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी है, सबको मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, तो हम क्या कर देंगे, डिसेंट्रलाइज कर देंगे, पावर को क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। दिस इज द वे ऑफ कंडक्टिंग द टास्क। तो दिस इज इट। यहां तक हमने 8 प्रिंसिपल फ्लोर के पढ़े। अब आप यहां तक पहले बुक से डिटेल से पढ़िए, देन विल कंटिन्यू, राइट। नेक्स्ट प्रिंसिपल दोस्तों आता है हमारे पास स्केलर चेन। और यहाँ पे आपको एक छोटा सा डायग्राम बनाना पड़ेगा। आपकी बुक में एक डायग्राम होगा, उसको आप देखेंगे और कोशिश करेंगे उस डायग्राम को प्रैक्टिस करने की, क्योंकि इसमें केस स्टडी आ सकती है। देखिए क्या लिखा हुआ है, स्केलर चेन क्या है। देखिए स्केलर चेन है एक कम्युनिकेशन करने के बारे में प्रिंसिपल बनाया गया है कि कम्युनिकेशन किसे करना है, कब करना है और हमारी अथॉरिटी क्या होगी, उसका एक सीक्वेंस होना चाहिए। अगर कोई भी पर्सन किसी कम्युनिकेट करेगा तो रिपोर्टिंग का जो तरीका होता है वो खराब हो जाता है। जैसे मान लीजिए मुझे मेरी लोकेलिटी में जहां मैं रहता हूं वहां गंदगी है, वहां सफाई नहीं है, वहां कुछ समस्या है, तो मुझे अधिकार दिया गया है कि जो मेरे निगम पार्षद होंगे, जो हमारे काउंसलर होंगे, उनके पास जाके मैं उस एरिया की शिकायत कर सकता हूँ, राइट। लेकिन अगर मुझे शिकायत है, दिल्ली में मुझे समस्या है, दिल्ली में पोल्यूशन है, उसकी शिकायत के लिए बोला गया है कि आप सीएम चीफ मिनिस्टर के पास शिकायत कर सकते हैं, आपके पास पावर है। लेकिन भारत संबंधी मुझे भ्रष्टाचार की दिक्कत है, भ्रष्टाचार सरकारी कंपनियों में दिक्कत है, तो आप प्रधानमंत्री के कस्टमर केयर में आप वहां शिकायत कर सकते हैं। इसका मतलब अथॉरिटी अलग अलग है, पावर अलग अलग है। इसलिए प्रिंसिपल क्या बनाया गया है, स्केलर चेन बनाया गया है। स्केलर चेन हमारे लिए क्या कहता है, कम्युनिकेट करने के लिए प्रिंसिपल बनाया गया है। तो इसका मैंने आपको क्या बताया, सुपीरियर सबऑर्डिनेट के बीच में कम्युनिकेशन कैसे होगा, इसके लिए प्रिंसिपल बनाया गया है स्केलर चेन। लेकिन कभी कभी इस प्रिंसिपल की वजह से हमारा एक अर्जेंट वर्क, इमरजेंसी का वर्क रुक जाता है, जिससे हमारा काम खराब हो जाता है, जिससे हमारा लॉस हो जाता है। लेकिन कभी कभी मैंने आपको बताया अर्जेंसी ऐसी होती है, इमरजेंसी ऐसी होती है कि हमें कम्युनिकेट किससे करना है हमें यह ध्यान नहीं रहता, हमें तुरंत देना है, सर आग लग चुकी है, सर हमारे एम्प्लॉय ने सुसाइड कर लिया, सर मीडिया ने हमारे खिलाफ गलत बोल दिया, सर पीएम प्रधानमंत्री मोदी जी ने नोटबंदी कर दी। तो ये ऐसे कम्युनिकेशन है, ऐसे मैसेज है जिसको हमें तुरंत बताना है, वरना क्या हो सकता है, हमारी कंपनी का लॉस हो सकता है। तो इसीलिए क्या फॉलो करना होता है हमें, गैंग प्लान। तो वहां पे एक हेडिंग होगी गैंग प्लान, राइट। इसमें आप एक बार डायग्राम की प्रैक्टिस करेंगे और फिर हम इसको आगे चलेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। अभी हम प्रिंसिपल क्या कहता है, हर एम्प्लॉय कंपनी में काम करता है, लेकिन एम्प्लॉय में जब कंपनी में काम करता है तुरंत आपको रिजल्ट नहीं देगा। आप मेरे पास पढ़ने आए हो, आप सब मुझसे पढ़ने आए हो, आप सब मुझसे एक उम्मीद लेके आए हो कि सर हम आपके पास पढ़ेंगे, अच्छा रिजल्ट आएगा, क्योंकि आपके पास काफी एक्सपीरियंस है और आपका पास रिजल्ट बहुत अच्छा है। इसका मतलब अब आप मुझसे ये उम्मीद मत करो कि 2 क्लास बाद ही आपका एग्जाम जो होगा उसमें आप 100 मार्क्स ले आओगे, नहीं। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल कहता है एम्प्लॉई को मिनिमम टाइम दो, परफॉर्मेंस करने का उसको टाइम दो, वो परफॉर्मेंस करेगा, तुरंत उससे एक्सपेक्ट मत करो कि रिजल्ट अच्छा करेगा, राइट। नेक्स्ट दोस्तों, ऑर्डर प्रिंसिपल। ऑर्डर का मतलब क्या होता है, हर चीज हर जगह नहीं होनी चाहिए, जिसका जो सुटेबल जगह है वही होनी चाहिए। जैसे जब मैं क्लासरूम में आता हूँ तो वाटर बॉटल कहाँ होनी चाहिए, राइट, मार्कर कहाँ होने चाहिए, चेयर्स कहाँ होनी चाहिए, हर चीज का एक प्लेस है। अगर ऑर्डर प्रिंसिपल वॉलेट होता है तो हमारा टाइम वेस्ट होता है, लेबर टाइम पास करेगी और मैनेजमेंट को ऐसा लगेगा कि काम हो रहा है, बट एक्चुअल में काम कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट प्रिंसिपल दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इक्विटी, और बड़ा जनरल प्रिंसिपल है। कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी संस्था में किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं होना चाहिए, है ना। काले गोरे का, हिंदू मुस्लिम का, ये सारी चीजें हमारे ऑर्गेनाइजेशन में सूटेबल नहीं है। इससे हमारी कंपनी का नुकसान होता है और इससे हमारी प्रोडक्टिविटी डाउन होती है, राइट। नेक्स्ट दोस्तों, इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब होता है इतनी आजादी कम से कम एम्प्लॉय को दो कि वो पहला कदम अपने आप ले सके, उसको हर चीज के लिए पूछना ना पड़े कि मैं पहले से पूछ करके क्या कहेंगे। इनिशिएटिव प्रिंसिपल कहता है एम्प्लॉय शुड बी मोटिवेटेड टू टेक द स्टेप इटसेल्फ,
राइट, हमें बोलना ना पड़े, राइट। इफ बॉस, मान लीजिए बॉस लेट आता है ऑफिस में, तो क्या एम्प्लॉय वेट करेगा कि जब सर आएंगे मुझे बताएंगे मैं क्या करूंगा? ये आपकी जिम्मेदारी, जो टास्क आपको दिया उसको शुरू कीजिए, राइट, इनिशिएटिव। लास्ट प्रिंसिपल दोस्तों, एस्पिरिट डी कॉर्प्स। एस्पिरिट डी कॉर्प्स का मतलब होता है यूनिटी इज स्ट्रेंथ। ये एक लैटिन वर्ड है। क्या है ये? लैटिन वर्ड है, लैटिन एक लैंग्वेज है। एस्पिरिट डी कॉर्प्स का मतलब क्या होता है? यूनिटी इज स्ट्रेंथ, यानी सबको पता है एकता में बल है। तो हम कंपनी में भी हमें कैसे काम करना है कि हम सब एकजुट होकर काम करेंगे, हम किसी का भेदभाव नहीं करते, मैनेजमेंट और लेबर सब एक साथ है, हम सब मिलकर क्या कर रहे हैं? कंपनी की ग्रोथ के लिए काम कर रहे हैं। तो यहाँ तक मैंने आपको फ्यूल के 14 प्रिंसिपल पढ़ाए, राइट। तो इन सबको आराम से पढ़िए, क्योंकि मैंने आपको बताया 100% श्योर की स्टडी यहाँ से आनी है। मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया था, याद कीजिए, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का मीनिंग, फिर उसका फीचर्स, फिर उसका सिग्निफिकेंस और 14 प्रिंसिपल। अब इसमें क्या बचा है? टेलर के प्रिंसिपल, टेलर की टेक्निक और FW टेलर और हेनरी फ्यूल के बीच में डिफरेंस। इस तरीके से चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो अभी तक इतना ही, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे, राइट।